बड़ी ही सुंदर तंदूर की रोटी थी, पर सब्जी को तरी से छुआ और मुंह को लगता ही नहीं था। इतनी मिर्चें! मैं और मेरे दोनों बच्चे सी सी कर उठे थे। यहाँ बीबी जाटों की आवाजाही बहुत है। शराब की दुकान भी यहाँ से कोसों में एक ही है। जाट जब घूंट पी लेते हैं ना, फिर अच्छी मसालेदार सब्जी मांगते हैं। तंदूर वाला कह रहा था। यहाँ जाट शराब? हाँ बीबी जी, घूंट शराब की तो सभी पीते हैं, पर जब किसी आदमी का खून करके आए तब जरा ज्यादा ही पी जाते हैं। अभी तो परसों तरसों की बात है, कोई 5-6 आए, एक आदमी को मारकर आए थे। खूब चढ़ा रखी थी, लगे शरारते करने। वह देखो, मेरी 3 कुर्सियां टूटी पड़ी हैं, उन्होंने ही तोड़ी हैं। परमात्मा भला करे पुलिस वालों का, वो जल्दी आकर पकड़ कर ले गए उन्हें, नहीं तो मेरे चूल्हे की ईंटें भी न मिलती। पर कमाई भी तो बीबी जी हम उन्हीं के बलबूते पे खाते हैं। कौशलिया नदी देखने की सनक मुझे उस दिन चंडीगढ़ से फिर एक बार गांव की ओर ले आई थी, पर मित्रों से चली बात शराब तक पहुंच गई थी, और शराब से खून खराबे तक। मैं उस गांव से जल्दी जल्दी बच्चों को लेकर लौटने को हो गई थी। तंदूर अच्छा लिपा पुता और अंदर से खुला हुआ था, और भीतर की तरफ कोई 6-7 बोरियां तान कर जो पर्दा कर रखा था, उसके पीछे 3 खाटों के पाए बताते थे कि तंदूर वाले के बाल बच्चे और औरत भी वहीं रहते हैं। मुझे लगा कोई इतना बड़ा खतरा तो है नहीं। वहां पर औरत की रिहाइश थी, इज्जत की रिहाइश थी। किसी औरत ने टाट का कांटा मोड़ा, बाहर की ओर झांक कर देखा, और फिर बाहर आकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। बीबी, तूने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो, मैंने कहा। वह एक सादी सी जवान औरत थी। मैं उसके मुंह की ओर देखती रही, पर मुझे कोई भूली बिसरी बात याद भी नहीं आई। मैंने तो तुझे पहचान लिया बीबी। पिछले साल ना, सच, उससे भी पिछले साल तू यहां आई थी ना? आई तो थी, मैंने कहा। सामने मैदान में एक बारात उतरी थी। हाँ हाँ, मुझे याद है। वहां तूने मुझे डोली में बैठी हुई को रुपया दिया था। रुपया दिया था? बात याद आ गई। 2 साल पहले मैं चंडीगढ़ गई थी। वहां पर नया रेडियो स्टेशन खुलना था, और पहले दिन के समागम के लिए मेरे दिल्ली के दफ्तर ने मुझे वहां एक कविता पढ़ने के लिए भेजा था। मोहन सिंह तथा एक हिंदी कवि जालंधर स्टेशन की तरफ आए थे। समागम जल्दी ही खत्म हो गया था, और हम 3-4 लेखक कौशल्या नदी देखने के लिए चंडीगढ़ से इस गांव में आ गए थे। नदी कोई मील 1.5 मील ढलान पर थी, और वापसी चढ़ाई चढ़ते हुए हम सब चाय के एक एक गरम गरम प्याले को तरस गए थे। सबसे साफ और खुली दुकान यही लगी थी हमें। यहीं से चाय का एक एक गरम प्याला पिया था। उस दिन इस दुकान पर पक रहे मांस और तंदूरी रोटियों के साथ साथ मिठाई भी काफी थी। तंदूर वाला कह रहा था, आज यहां से मेरी भांजी की डोली गुजरेगी। मेरा भी तो कुछ करना बनता है ना जी। और फिर सामने मैदान में डोली उतरी थी। डोली किसी पिछले गांव से आई थी, उसे आगे जाना था। रास्ते में मामा ने स्वागत किया था। रुको, मैं नई दुल्हन का मुंह देखाऊं। भला उसके मुंह पर आज कैसा रंग है? मुझे याद है, मैंने कहा था, और आगे से मेरे साथियों ने जवाब दिया था, हमें तो कोई डोली के पास नहीं जाने देगा, तुम ही देखाओ, पर खाली हाथों ना देखना। मैं एक मुस्कुराहट लिए डोली के पास चली गई थी। डोली का पर्दा एक तरफ से उठा हुआ था। मैंने पास में बैठी नायन से पूछा था, मैं दुल्हन का मुंह देख लूं? बीबी जी सदके देख, हमारी लड़की तो हाथ लगाए मैली होती है। और सचमुच लड़की की श्रृंगारपुरी नथ में जो मुस्कुराहट का मोती चमक रहा था, उसका रंग झेलना कोई आसान नहीं था। मैंने 1 रुपया उसकी हथेली पर रखा, और जब लौटी तो मेरे साथी कह रहे थे, क्षण भर पहले जब तुमने कविता पढ़ी थी, कॉलेज की कितनी ही लड़कियों ने रुपये रुपये के नोट पर तुम्हारे हस्ताक्षर करवाए थे। अरे उस बेचारी को क्या मालूम होगा कि वह रुपया उसे किसने दिया है। अगर कहीं जानती होती ना, तो हस्ताक्षर ही करवा लेती। 2 साल पहले की बात थी। मुझे पूरी की पूरी घटना अच्छी तरह से याद आ गई। तू वह डोली वाली लड़की? हाँ बीबी जी, मैं वही डोली वाली लड़की हूं। जाने किस घटना ने उसे 2 बरसों में लड़की से औरत बना दिया था। घटना के चिन्ह उसके मुंह पर दृष्टिगोचर होते थे, पर फिर भी मुझे सूझता नहीं था कि मैं उससे कैसे पूछूं।
बीबी, मैंने तेरी तस्वीर अखबार में देखी थी, एक बार नहीं 2 बार। यहाँ भी कितने ही लोग आते हैं जिनके पास अखबार होता है, कई तो रोटी खाते खाते यहीं पर छोड़ जाते हैं। सच? और तूने मुझे पहचान लिया? मैंने तो उसी वक्त पहचान ली थी, पर बीबी, वे तेरी तस्वीर क्यों छापते हैं? मुझसे जल्दी कोई जवाब न बन पड़ा। ऐसा सवाल पहले कभी किसी ने किया भी नहीं था। कुछ लजाते हुए मैंने कहा, मैं कविताएं कहानियां लिखती हूं ना। कहानियां? बीबी, क्या वे कहानियां सच्ची होती हैं या झूठी? कहानियां तो सच्ची होती हैं, वैसे नाम झूठे होते हैं ताकि पहचानी न जाए। बीबी, तुम मेरी कहानी भी लिख सकती है ना? अगर तू कहे तो मैं जरूर लिखूंगी। मेरा नाम कर्मावली है। कर्मावली, सौभाग्यशालिनी। मेरा तो चाहे नाम भी झूठा ना लिखना, मैं कोई झूठ थोड़े ही बोलूंगी बीबी जी, मैं तो सच कहती हूं। पर मेरी कोई सुने भी तो? कोई नहीं सुनता। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे टाट के पीछे पड़ी खाट पर ले गई। जब मेरी शादी होनी थी ना, मेरे ससुराल से 2 जनी मेरा नाप लेने आई। उनमें से एक लड़की मेरी उम्र की थी, बिल्कुल मेरे जितनी। वह किसी दूर के रिश्ते से मेरी ननद लगती थी। मेरी सलवार कमीज नाप कर कहने लगी, बिल्कुल मेरा ही नाप है भाभी, तू चिंता ना कर, जो कपड़े सियूंगी तुझे बिल्कुल पूरे आएंगे। और सचमुच वरी के जितने भी कपड़े थे मुझे खूब अच्छी तरह आते थे। वही ननद मेरे पास कितने महीने रही और बाद में भी मेरे कपड़े सीती रही वही। मेरा चाव भी बहुत करती थी। मुझे कहा करती थी, भाभी, मैं 2 महीने के बाद आऊं चाहे 6 महीने के बाद आऊं, पर तू किसी और से कपड़ा मत सिलवाना। मुझे भी वह बहुत अच्छी लगती थी। सिर्फ उसकी एक बात मुझे बुरी लगती थी, मेरा जो भी कपड़ा सीती थी पहले स्वयं पहन कर देखती थी। कहती थी, तेरा मेरा नाप एक है, देख मुझ पर कैसे पूरा है, तुझे भी पूरा आएगा। और सारे कपड़े पहनते समय मेरे मन में आता था, कपड़े भले ही नए हों, पर हैं तो उसके उतारे हुए ही ना। रस्सी के साथ टंगे हुए टाट का पर्दा था, बान की ढीली सी खाट थी, खेस भी खस्ता था, लड़की भी अल्लड़ थी, अपड़ थी। पर यह ख्याल इतना नाजुक, इतना मुलायम। मैं चौंक उठी। पर बीबी, मैंने अपने मन की बात कभी नहीं कही, जाने बेचारी का मन छोटा हो जाए। फिर मुझे कोई 1.5 बरस बाद पता चला, किसी ने बता दिया, उसकी और मेरे घर वाले की लगी हुई थी। यह उसका दादा पीते के रिश्ते से भाई लगता था। पर एक उसके सगे भाई को यह बात बहुत बुरी लगी थी। वह तो एक बार अपनी बहन की गर्दन उतार देने लगा था। किसी ने मुझे यह भी बताया कि थोड़े समय बाद जब वह बाग गोदने लगी तो उसे फिट आ गया था। आंसुओं से भीगी कर्मावली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बीबी, तू मेरे मन की बात समझ ले, मुझसे उतार नहीं पहना जाता। मेरी गोटा किनारे वाली शलवारें, मेरी तारों से जड़ी चुनरिया, मेरी सिल्मों वाली कमीज, सब उसका उतार थे। और मेरे कपड़ों की भांति मेरा घरवाला भी। कर्मावली की आवाज के आगे मेरी कलम झुक गई। कौन लेखक ऐसा फिक्रा लिख देता? अब बीबी, मैं वे सारे कपड़े उतार आई हूं, अपना घरवाला भी। यहाँ मामा मामी के पास आ गई हूं, इनका घर लीपती हूं, मेज धोती हूं, और मैंने एक मशीन भी रख छोड़ी है। 4 कपड़े सी लेती हूँ, रोटी खा लेती हूँ, भले ही खद्दर जुड़े चाहे लट्ठा। मैं किसी का उतार नहीं पहनती। मेरा मामा सुलह कराने को फिर रहा है, मेरे मन की बात नहीं समझता। मैं से जैसे जी रही हूं मुझे वैसे जी लेने दे, वैसे ही मैं जी लूंगी, और कुछ नहीं चाहती। तू सिर्फ एक बार मेरे मन की यह बात लिख दे। कर्मावली के जिस जिस्म के साथ कहानी घटी थी उसे मैंने एक बार फिर अपनी बाहों में भींचा। कितनी मजबूत देह थी, कितना मजबूत मन। यह चौगिदा यहाँ मैं पल भर पहले मिर्चों से शराब और शराब के खून खराबे तक पहुंचती बात से घबरा गई थी। वहां पर कर्मावली कितनी दिलेरी से जी रही थी। बाहर सड़क पर शिमले से आती मोटरें गुजरती थीं और जिनकी सवारियां रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई कई बार पल भर के लिए इस दुकान पर चाय के प्याले के लिए रुक जाती थीं, या सिगरेट की डिब्बी के लिए, या गरम तंदूरी रोटी के लिए। वे जिनके पहन रखे रेशमी कपड़े जाने किस किसकी उतार थे, और कर्मावली उनकी मेज पोंछती थी, कुर्सियां झाड़ती थी,
वह कर्मावली जिसने एक खद्दर किसी कमीज पहन रखी थी, जो अपने जिस्म पर किसी का उतार नहीं पहन सकती थी। बीबी, मैंने तेरा वह रुपया संभाल कर रखा हुआ है, वह बोली। सचमुच? अब तक? मैंने पूछा। हाँ बीबी जी, वह रुपया मैंने उस समय अपनी नाइन को पकड़ा दिया था, और फिर उसके दूसरे ही दिन की बात है, जब मैंने तेरी तस्वीर देखी थी, मैंने नाइन से वह रुपया लेकर संभाल कर रख दिया था। बीबी, तू बीबी मुझे उस रुपये पर अपना नाम लिख दे, फिर तू जब मेरी कहानी लिखेगी मुझे जरूर भेजना। और कर्मावली ने उठकर खाट के नीचे रखा हुआ ट्रंक खोला। ट्रंक में एक लकड़ी की संदूकची भी थी। उसने रुपये का तय किया हुआ नोट निकाला। मैं अपना नाम लिख देती हूँ कर्मावलिए। मैंने जाने कितनी लड़कियों के नोटों पर अपना नाम लिखा होगा, पर आज मेरा दिल चाहता है तू मेरे नोट पर अपना नाम लिख दे कर्मावलिए। कहानी लिखने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा वह है जिसने कहानी अपने जिस्म पर झेली है। मुझे अच्छी तरह से लिखना नहीं आता। कर्मावली लजा सी गई और फिर बोली, मेरा नाम कहानी में जरूर लिखना। मैंने पर्स से नोट भी निकाल लिया और कलम भी। कर्मावालिए, आज तेरी कहानी लिख रही हूँ। वही रुपये के नोट पर लिखा हुआ तेरा नाम आज इस कहानी के माथे पर पवित्र टीके की भांति लगा हुआ है। यह कहानी तेरा कुछ नहीं संवारेगी, पर यह भरोसा रखना, वे दिल भी इस तरह तेरे टीके को प्रणाम करते हैं जिनके खून का रंग इस तेरे टीके के रंग से मिलता है, और वे माथे भी एक लज्जा से इसके आगे झुकते हैं जिन्होंने अपने गलों में जाने किस किस के उतार पहन रखे हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अब तक तो। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही दिल छू जाने वाली मनमोहक कहानियों के साथ, निकाल कर उन्हें साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का दिल से ईमानदारी से ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।